नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उत्तर प्रदेश जो सुर्खियों में बना हुआ है उसको लेकर के कारण सिर्फ यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उन नतीजों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेटबैक लगा था और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। साथ साथ कांग्रेस की भी ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। कांग्रेस को हालांकि सिर्फ 7 सीटें मिली। कांग्रेस ये 7 सीटें भी, इनमें से ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर जीती, लेकिन कांग्रेस ने भी इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया जिससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो गई है। इन चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को जो झटके लगे थे उस झटकों के जो आफ्टर शॉक्स थे वो अब देखे जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये लगातार चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है कि हारे तो क्यों हारे। इसको लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है। बीजेपी उन कारणों की तलाश कर रही है। बीजेपी इसके लिए तमाम बैठकें कर रही है और इस जानने समझने की कोशिश कर रही है आखिर उत्तर प्रदेश में पार्टी चूकी तो कहां चूकी। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इस चुनाव को, जो 24 के चुनाव का एक नतीजा, एक तरह से एक पैटर्न में इस नतीजों को देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 की 29 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सभी, कुल मिलाकर देश भर का एक पैटर्न है, इस तरह से नहीं देखा जा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश में हार के कारणों को लेकर, हार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि जो झटका लगा बीजेपी को, उनके कारणों को लेकर के बीजेपी लगातार अब मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। और बीजेपी के इस चर्चा और मंथन को मीडिया में और विपक्ष में लगातार इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी के बीच एक बड़ी, जो है बीजेपी के अंदर एक घमासान चल रहा है। इसके बीच एक ये भी खबर बार बार उड़ाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है, दिल्ली योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, समझिए कि ये जो पूरी खबरें आ रही हैं ये सिर्फ मीडिया में है। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन खबरें यह भी आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी बीजेपी के अंदर जो घमासान था, जो सिर्फ फुटअव्वल की चीजें थी, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें थी, वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि मीडिया में जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चाएं थी। और अब मीडिया में यह भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने पद पे बने रहेंगे। कोई भी बात जो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ बयान जरूर सामने आए जिसको लेकर ये तमाम चर्चाएं शुरू हुई। और उन बयानों में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान खासा चर्चित रहा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य के इस पूरे बयान के बाद तमाम तरह की चर्चाएं और चल गई और तरह इसको लेकर के जो है अटकलबाजी होने लगी। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ भी आए और योगी आदित्यनाथ ने भी जो कार्यकर्ताओं के साथ जो पार्टी की बैठक थी, उस बैठक में अपने जो उनके तेवर थे वो तेवर लगातार बरकरार थे। उन्होंने ये दावा किया कि 27 में जीतेंगे और साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर देंगे। ये सारी खबरें चल रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नजरें सबकी दिल्ली पर भी टिक गई, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने दिल्ली में बाकायदा जेपी नड्डा के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक की। लंबी बैठक हुई। लोगों ने इस बैठक के भी निहितार्थ निकाले। कई तरह की अटकलबाजियां इसको लेकर शुरू हो गई, इस बैठक को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में भी, प्रधानमंत्री निवास पर भी बैठकों का दौर चला। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री से मिले। उनकी प्रधानमंत्री से लंबी बैठक हुई और ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में जो भी नतीजे आए, बीजेपी के लिए जो निराशाजनक नतीजे थे, उनकी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी ने ले ली है। तो ऐसा ही माना जा रहा है कि संभव है कि अब बीजेपी के संगठन में कोई बदलाव हो, लेकिन जितनी जानकारी मेरी है और जितनी समझ मेरी है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनको लेकर जो तमाम अटकलबाजी चल रही है वो सिर्फ अटकलबाजियां ही हैं। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और साथ साथ अमित शाह के बीच एक लंबी बैठक हुई है। इस बैठक में भी संगठन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, ऐसा माना जा रहा है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं और वहां पर वो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ये कोशिश भी कर रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला बना रहे। लेकिन यूपी से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने अब अपना सारा फोकस उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर लगा दिया है और बहुत से लोग इन 10 विधानसभा सीटों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव नतीजा आने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि हमने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया, अब 27 में साफ कर देंगे। लेकिन बीजेपी अब पूरी ताकत से उन 10 सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर उपचुनाव होने हैं। ये 10 सीटें वो हैं जिनमें से 9 सीटों पर दरअसल जो विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं, इसलिए वो सीटें खाली हुई। और एक सीट ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, वो आपराधिक मामले के चलते उनकी सदस्यता खत्म हो गई। आपराधिक मामलों में घिरे हुए थे, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म हो गई और इसलिए जो है वहां पर उपचुनाव। तो 10 सीटों पर उपचुनाव पर अब सबका फोकस होगा और योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए ताबड़तोड़ बैठक भी की है। उन्होंने 30 मंत्रियों का एक टीम बनाई है जो इन 10 सीटों पर जीत के लिए पूरा सब कुछ झोंक देगी, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने 16 जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी है और एक एक मंत्री को निर्देश दिया है कि वो हफ्ते में कम से कम 2 दिन इन सीटों पर के इलाकों में जाएंगे और वहां रात्रि जो है वहीं पे बिताएंगे, कम से कम 2 दिन। तो अब बीजेपी में सारा फोकस इन 10 सीटों पर होगा और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, भविष्य की राजनीति, वो ये 10 विधानसभा सीटें जो उपचुनाव होंगे वो तय करेंगी। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अटकलें चल रही हैं वो सिर्फ अटकलबाजी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। संगठन में जरूर कुछ बदलाव हो सकते हैं और इस बीच मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन में भी हैं, वो जो कई मंत्री कई जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रहे हैं। और जिन घरों पर बुलडोजर चलने वाले थे उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक फैसला लिया और उसके बाद जिन घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए अधिकारियों ने मार्किंग कर दी थी उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी भी दी और वो सारे आदेश अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जिन घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत थी वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। ये जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं राजनीतिक विषयों पर भी आऊंगा। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे। उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का एक भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लंबित करने बात की है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाने काम किया है, निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि ये मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमज़ोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है।
और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया है। 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव से उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। और जहाँ तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का सवाल है, तब मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी, इसका नाम तो समाजवादी है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से परिवारवादी है। और पूरे उस समाज में से, जिस समाज से अखिलेश यादव आते हैं, उस समाज के लिए भी एक सांसद का टिकट नहीं दे पाए। टिकट दिए हैं तो उन्होंने केवल अपने परिवार के 5 टिकट दिए हैं। तब मैं कह सकता हूँ ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। अब ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया मोती सिंह जी ने। तो मैं समझता हूँ कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है। उन्होंने बात सही कही। 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उनको दोबारा उछल कूद करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इशारा साफ तौर पर है कि जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर के अब बीजेपी तैयारी कर रही है और उन पर सारा फोकस रहेगा। इन 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी और 5 सीटें एनडीए यानी 3 सीटें बीजेपी की और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी दलों की थी। तो इसी को लेकर अब आज की डिबेट करेंगे। सारा फोकस जो है अब 10 के दांव पर है और इसको लेकर आज जो लोग मेरे साथ डिबेट में चर्चा में जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज की डिबेट में 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तारिक खान जी जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। चारू प्रज्ञा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं वो मीडिया में और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाई बीजेपी के अंदर इस वक्त सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। बीजेपी के अंदर नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और जो कुछ है सिचुएशन, अब समाजवादी पार्टी दावा करती है कि हमने पहले हाफ कर दिया, पूरी तरह से साफ कर देंगे। अशोक जी नमस्ते। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही है जिसको मैं यहाँ दोहराना चाहूंगी। विपक्ष हार कर भी जीतने का माहौल बना रहा है और यही विपक्ष की सच्चाई है। एक नैरेटिव सेट करना, एक माहौल बनाना, शोर शराबा करना। इसका मतलब ये नहीं है वो राष्ट्रीय चुनाव जीत चुके हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उपचुनाव में वो आगे चल रहे हैं। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा समीक्षा करती है, हार में भी समीक्षा करती है, जीत में भी समीक्षा करती है और हर चुनाव
चुनाव में पूरी की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। और इस बार भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक हुई थी, उसमें हमारे सारे नेताओं ने भाषण दिया, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया और याद दिलाया कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे, जितना प्रभारी वहां पे समय गुजार सकें, बाकी लोगों से मिलजुल सकें, उतना अच्छा हमारा चुनाव में नतीजा रहेगा। मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने के काम के अलावा इस समय विपक्ष कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम डेटा भी देखें तो 10 सीट जिन पे चुनाव होने वाले हैं करंटली, उसमें से केवल 3 सीट बीजेपी के पास हैं, 1 सीट बीजेपी के अलायंस पार्टनर निषाद पार्टी के साथ है, 5 सीट समाजवादी की पार्टी के पास जरूर थी, लेकिन उसमें से आपको पता है 1 सीट में उपचुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो नेता है इरफान सोलंकी, वो 7 साल के लिए जेल भेजा गया है। तो जिस तरीके की पार्टी समाजवादी है, जिस तरीके के हिसाब से वो अपना गवर्नर्स भी चलाया करती थी, जिस तरीके से उनका शासन चलता था, वो उनके नेताओं की चॉइस में साफ झलकता है। और इस वजह से एक और सीट पे उपचुनाव हो रहा है और इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन चारू जी, आपने एक बात कही, आपने कहा विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, हल्ला कर रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल है कि विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उस नैरेटिव का जवाब भी तो बीजेपी की तरफ से जो है वो पुरजोर तरीके से नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अगर बार बार विपक्ष और बाकी मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, अटकलबाजी आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा, ये होगा वो होगा, मेरे पास जो जानकारी है, मेरी जितनी समझ है, नहीं बदला जाएगा, ये मैं समझता हूँ, लेकिन पार्टी को ऑफिशियली इस पर कम से कम रिएक्ट तो करना चाहिए। अशोक जी देखिए, रोज ऐसे किस्से होते हैं कि सोशल मीडिया पे आकर कोई आए और सुरसुरी छोड़ के चला जाए। जहां जितनी आवाज उठ रही है वहां उतना जवाब दिया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैंने देखा नहीं कि ये कहीं डिस्कशन भी होगा। आप अपने चैनल का उदाहरण ले लीजिए, जब डीडी न्यूज इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई और खबरें भी इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही, ये साफ पता चल रहा है कि रूमर मॉन्गरिंग और एक माहौल फैलाने का काम किया जा रहा है। योगी जी सशक्त है, योगी जी के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता सशक्त खड़ा है और ये प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। विपक्ष के इधर उधर सुरसुरी छोड़ने से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ओके, तारिक खान जी, ये सुरसुरी क्यों छोड़ रहा है विपक्ष? विपक्ष जाहिर सी बात है, आपको अच्छी जीत मिली थी तो पार्टी को और अपने संगठन को, नहीं मेरे साथ जुड़े नहीं है, मैं देख रहा हूं तारिक खान, मैं चलिए जवाब जो मैं सैयद जवाद आपसे ले लेता हूं। सैयद जवाद, ये सुरसुरी विपक्ष क्यों छोड़ रहा है? जीत अच्छी मिली, इसकी वजह से सुरसुरी छोड़ी जा रही है कि भाई, क्योंकि मैं देख रहा था पहले जब चुनाव नतीजे आए थे तब यही विपक्ष और बाकी लोग, विपक्ष के कई नेता योगी आदित्यनाथ जी की खूब तारीफ कर रहे थे कि योगी जी ने बड़ा बढ़िया काम किया, योगी जी ने ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ जी, योगी जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया और जो है सेंटर की लीडरशिप की वजह से उत्तर प्रदेश के नतीजे आए। अब जो है ये सुरसुरी छोड़ी जा रही है कि योगी जी सीट पे नहीं रहेंगे। नहीं, सुरसुरी तो सत्ता पक्ष की छूटी रही है, लेकिन झुरझुरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आ रही है। और वो झुरझुरी इसलिए आ रही है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व और जो प्रदेश का नेतृत्व है उनमें कुछ तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। इसलिए हो सकता देश की जनता और खासतौर से प्रदेश की जनता ने झुरझुरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिला दी। एक मिनट चालू जी, एक मिनट। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जिन 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 तो समाजवादी पार्टी ऑलरेडी जीती हुई है और एक जो आरएलडी की सीट थी उसमें शायद ये भूल गए कि गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी का था। तो इस बार पल्ला जो है वो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का ज्यादा भारी है और अगर 5 में से 5 भी सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और 2 से 3 कांग्रेस लेकर के आती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से आत्ममंथन करने के लिए फिर से एक जो है बड़ा वो बनाया जाएगा कि भाई अब की हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ना है, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश में ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसके वजह से हार हुई है। अब ये भी सुनने में आ रहा था कि संगठन बहुत बड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तो भाई साहब उनको दिल्ली बुलाया जाए और संगठन की जिम्मेदारी, जहां संगठन नहीं है, वो संगठन बहुत कर रहे थे, तो संगठन की जिम्मेदारी उनको जो है केरल के अंदर दी जाए क्योंकि वो संगठन बड़ा मानते हैं, या उनको जिम्मेदारी पंजाब की दी जाए कि पंजाब में संगठन खड़ा करें, क्योंकि ये आप किस आधार पर चर्चा कर रहे हैं कि उनको केरल का, पंजाब का,
ये सब किस आधार पे? आपके पास क्या जानकारी? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये कहा कि संगठन बड़ा होता है। नहीं तो संगठन ठीक है, गलत क्या बात है? नहीं इसमें गलत क्या बात है? इसमें गलत क्या बात है? मैं जवाब देना चाहती हूँ अशोक जी। हाँ मैं आ रहा हूँ कहाँ से बनती है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। सही जवाब एक बात सुनिए, सही जवाब एक बात सुनिए, सही जवाब एक मिनट, चारू जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। सही जवाब सुनिए तो सही मेरी बात, सही जवाब सुनिए तो सही मेरी बात। नाव हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होकर के डूबा नहीं जाता। अच्छा सही है जवाब, ओके सही है जवाब। मैं एक मिनट चारू जी, हाँ बोलिए, चलिए आप बोलिए। नहीं समझ में आएगा चारू जी, वहां की समझ में नहीं आएगा। ओके, एक करके प्लीज। पढ़ने का कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, समझ में शायद आपको नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार बनती संगठन से है। संगठन चुनाव लड़ता है मिलकर जमीन पर, उसके बाद कोई चुनाव जीतता है, उसके बाद सरकार बनती है। लेकिन ये बेसिक चीजें आपके जैसी परिवारवादी पार्टी भूल जाती है, क्योंकि वही 4 लोग चुनाव लड़ते हैं, वही 4 लोग सदन पहुंचते हैं, वही 4 लोग संसद पहुंचते हैं, और वही 4 लोग अगर आप कभी गलती से जीत भी जाएं तो सरकार चलाते हैं। तो आपको संगठन की महत्वपूर्णता कभी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों की वो सोच ही नहीं है। योगी जी ने गलत कुछ भी नहीं कहा। जब संगठन सशक्त होता है तब सरकार बनाई जाती है और तब सरकारें अच्छी तरीके से चल पाती हैं। और मेरा इस पर एक छोटी सी टिप्पणी, एक मिनट सही जवाब सुनिए तो सही मेरी बात, मैं दे रहा हूं मौका आपको। मेरा ये मानना है, बीजेपी तो मानी ही जाती है कि भाई बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, संगठन की वजह से ही बीजेपी आज इतनी बड़ी बनी, तो ये तो सभी मानते हैं। एक बात, दूसरी बात, आपने जो बात करी वो मतलब मुझे थोड़ा सा वो बात अटपटी लगी। इसलिए अटपटी लगी क्योंकि आप कह रहे हैं उनको संगठन पसंद है तो उनको केरल पंजाब क्यों भाई, वो यूपी क्यों नहीं? भूपेंद्र चौधरी, अगर मेरी जितनी समझ है, अगर मैं राजनीतिक समझ के आधार पर अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा उनको संगठन पसंद है। भूपेंद्र चौधरी ने अपनी जिम्मेदारी ली है, संगठन में फेरबदल हो सकता है। मेरी राजनीतिक समझ यह कहती है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो संभवतः उत्तर प्रदेश की दी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, ये कोई भूल नहीं सकता। तो फिर आप इररिलेवेंट बातें ना करें, मुझे लगता है। अशोक भाई 10 सेकंड बोलिए आप। हम भी थोड़ी सी राजनीति के छात्र हैं, थोड़ी राजनीति पढ़ करके समझ के करते हैं। जिस सीट से केशव प्रसाद मौर्य हारे थे, लगभग 10,000 15,000 के अंतर से हारे थे, और उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जा रहा था। फिर उसके बाद हारने के बावजूद अभी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो जितिन प्रसाद जी का खाली हुआ है, और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी थे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन की जिम्मेदारी बड़ी होती है। मैं तो उनसे यही कह रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हो सकता है उनको नहीं चाहिए होगा, ना भूपेंद्र जी को चाहिए होगा, तो वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय किसी और के पास जाएगा और संगठन की दोबारा से जिम्मेदारी मौर्य जी लेंगे। यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं क्या कह, सुनिए, नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट सही जवाब मैं कुछ एक मिनट सुनिए, सही जवाब एक मिनट सुनिए, जरा कंटिन्यू मत बोला करिए, सुना भी करिए। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। आपने सुरसुरी छोड़ी थी, मैंने उसको एक पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश की। इससे ज्यादा मैं कुछ एक मिनट सुनिए। आप अगर अफवाहों पर डिबेट करना चाहते हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं अफवाहों पर डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं फैक्ट्स पर डिबेट करना चाह रहा हूं। और एक फैक्ट यह है जिसका आपने अभी दावा किया कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस 2 सीटें जीत जाएगी, 3 सीटें जीत जाएगी। पहला सवाल तो यह है कि अभी ये जो गठबंधन क्या होगा, और समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों में कांग्रेस को कोई सीट देगी या नहीं देगी? जीतने की बात तो बाद में आती है। और आपने दूसरा दावा किया कि भैया आरएलडी तो जीती थी समाजवादी पार्टी की वजह से, इसलिए इस बार तो वो सीट आप ही को मिलने वाली है, इसलिए आरएलडी तो इस बार जीत ही नहीं सकती। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आरएलडी की अपनी निजी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। तो मैं दोनों चीजों के जवाब जो है मैं तारिक जी से और मैं साथ साथ रोहित अग्रवाल जी से ले लेता हूं। तो रोहित अग्रवाल जी वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब आप लोग जो जीते थे वो तो आप समाजवादी पार्टी की वजह से जीते थे, तो इस बार वो सीट तो समाजवादी पार्टी के खाते में जाना तय है। देखिए अशोक जी, एक बात हमको और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब गठबंधन होता है तो हम एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इसी पूरक का नतीजा ये रहा कि 47 सीटों से
समाजवादी पार्टी 111 पे पहुंच गई 2022 के चुनाव के अंदर। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने निरंतर हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, वो सबको दिखाई पड़ रही थी। और यही इनकी स्थिति थी, क्योंकि ये अपने कैंडिडेट जिताने की स्थिति में नहीं थे, तो ये हमारे सिंबल पे लड़ाना चाहते थे, इसीलिए हमारा गठबंधन भी इनसे टूटा था। अब स्थिति साफ हो चुका है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि जो सरकार काम कर रही है उसने अब इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। इसलिए अब ये काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के कार्यालय में झांकते हैं, और ये सरकार का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करना शुरू कर देते हैं, इनको खुद नहीं समझ में आता है। कल IMF ने देश का एक डेटा दिया विकास का, उसके अंदर उसने पिछले साल से इस साल उसको बढ़ाने का काम किया, परंतु उस पे विपक्ष ने कोई बात नहीं की, कोई बधाई नहीं दी देश को कि भारत का विकास दर अगले साल बेहतर होने जा रहा है, ये IMF कह रहा है, लेकिन उस पे बात नहीं करेंगे। ये बात किस पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। भाई आपसे क्या मतलब है? जनता ने आपको जो काम दिया है कि जनता के मुद्दों पे बात करो, विपक्ष के तौर पे आपको मजबूत किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर आपको इतनी ही खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको मजबूत कर दिया, तो फिर एक बात बताओ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में क्यों ध्वस्त कर दिया? आप तो ध्वस्त होके आए हो, मतलब वहां पे तो स्थिति है शून्य पे आए हो, उसके बावजूद आप यहाँ पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे 46% सीटें हम जीत के आए हैं, 54% आप जीत के आए हो। भैया ऑलमोस्ट 50-50 का हमने जहां पे आपको टक्कर दे दी, 80 सीटों में से 36 सीटें हम गठबंधन में जीत के आए, तो वहां पे आप अपना जश्न बना रहे हो। और मुझको लगता था शायद थोड़े दिन में इनको समझ में आ जाएगी कि सरकार NDA की बनी है, आपकी नहीं बनी है, पर ये तो लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, इनका इलाज भी लंबा चलने वाला है, ये जश्न से ही बाहर नहीं आ रहे। तो जनता इसलिए अब इनको पुनः हमेशा के लिए विपक्ष में ही रखेगी, क्योंकि इनको तो विपक्ष में जाके बहुत संतुष्टि मिल रही है, मुझको लग रहा है। चलिए, और ऐसी ही स्थिति है कि विपक्ष के तौर पे इनको जो काम जनता ने सौंपा है, उस काम में ये पूरी तरीके से नकारा साबित हो रहे हैं। ये जनता के एक भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं, जनता के दिलों में आज सरकार बस रही है, और ये तो इनके लिए बिल्ली का छीकरा जो एक किस्मत से फूट जाए, उस तरीके से जो आंख लगा के बैठे हुए हैं ना, वो छीकरा फूटने वाला नहीं है। चलिए, वो अधर्म की राजनीति की हो, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। जिसने अधर्म की राजनीति की हो सिर्फ, और जिसने अधर्म को जिताना चाह रहा हो, वो जीतने वाला नहीं। हमने हश्र देखा है ना कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर राजनीति करने का काम किया। हमारे लिए राजनीति का विषय होता तो हम अयोध्या जीत गए होते, हम क्यों हारते अयोध्या? हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं था, वो धर्म का विषय था, मतलब काम नहीं करा सीमित रखा। और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं बिल्कुल कि भ्रष्टाचार हमने 40 साल में नहीं देखा। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, और जनता इनको नकारती है। ओके, एक मिनट, देखिए जनता क्या करेगी, मुझे लगता है वो 10 सीटों, एक मिनट सैयद जवाद रुकिए, सैयद जवाद प्लीज ऐसे मत किया करिए, मैं आपको मौका दूंगा। अभी मेरे साथ तारिक खान भी जुड़े, उनके पास भी मुझे जाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद तारिक खान आप बीच में कट गए थे, आपका जो है टेक्निकल वो हुआ था किसी वजह से आपका कनेक्शन, इसलिए मैं आपके पास ब्रेक लेके तुरंत आऊंगा। लेकिन मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। रोहित जी, अभी आपने जो कहा वो तो मुझे लगता है 10 सीटों पर होगा, उसमें बहुत सारी तय बात हो जाएगी। लेकिन रोहित जी, मैं एक बात कहूंगा, और ये बात बीजेपी को भी समझनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोग जो है ना, नैरेटिव के जाल में फंस जाते हैं जो विपक्ष फेंकता है। बीजेपी या NDA अयोध्या में नहीं हारे हैं, ये राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे हैं अयोध्या में हारे हैं। आप लोग फैजाबाद हारे हैं, अयोध्या फैजाबाद। सैयद जवाद आप हंसिए, लेकिन सच्चाई जानिए, अयोध्या विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी आगे थी। ये आपका नैरेटिव है कि आप लोग कहते हैं कि आपने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया, आप लोग अयोध्या जीत गए। आप लोग अयोध्या नहीं जीते हैं, आप लोग फैजाबाद जीते हैं। और अगर उस तरह से, और सुनिए एक मिनट, उस तरह से कहेंगे तो चांदनी चौक बीजेपी जीती है, इसका मतलब नहीं है कि जामा मस्जिद में बीजेपी जीत गई। जामा मस्जिद बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी चांदनी चौक जीती है। ये नैरेटिव मेरे सामने मत बनाइए। मैं नैरेटिव को एक्सपोज करना अच्छी तरह से जानता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं मैं तारिक खान जी आपके पास, इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में है, गरमाया हुआ है, बहुत कुछ वहाँ चल रहा है, सियासत वहाँ की गरमाई हुई है। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा था वहाँ पर बहुत सारी अटकलबाजियाँ थी। अब जो असली खेल है वो अब शुरू होगा। जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ से असली खेल शुरू होगा। अटकलबाजियों का दौर मुझे लगता है 1-2 दिन में थम जाएगा और उसके बाद सारा फोकस होगा 10 विधानसभा सीटों पर। ये जो उपचुनाव होगा और ये जो उपचुनाव होंगे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 सीटें जो है NDA के खाते में थी और इन सीटों से दरअसल तय होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जाएगी, क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। 4 मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चारुल प्रज्ञा जुड़ी हुए हैं बीजेपी से, तारिक खान जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, रोहित अग्रवाल जुड़े हुए हैं RLD से। मैं तारिक खान जी सीधा आपके पास आ रहा हूँ। आपने सब चीज़ें मुझे उम्मीद है सुन लिया होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मुझे लगता है एक मजाक जो है कर देना चाहिए यहाँ पे। मुझे अभी किसी ने एक आजकल यूट्यूबर्स की बड़ी सारी बातें होती हैं, यूट्यूबर्स इन्हें इन चुनाव में जो है बहुत कुछ माहौल बनाने की कोशिश की थी और अभी मुझे किसी ने एक यूट्यूबर हैं उत्तर प्रदेश की, उनका एक स्क्रीनशॉट भेजा है और मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है उस पर जो मैं तारिक खान जी से पूछ भी ले लेता हूँ। ये जो यूट्यूबर है इनका स्टोरी ये कह रही है, योगी का हटना तय ? अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटा देगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देगी। मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से ये यूट्यूबर पकड़ के आते हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन तारिक खान जी क्या अखिलेश जी बीजेपी में जा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए? ये यूट्यूबर तो ऐसे ही कह रही हैं। मोती सिंह बीजेपी के विधायक हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के MLC हैं। पता है क्या कहा है कि जब तक पंचम तल जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है अधिकारी अपना पैर नहीं छुआ लेते हैं, रुला नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं। समाजवादी का MLC है, ठीक है, समाजवादी पार्टी का MLC है। 6 विधायक इनके, रमेश मिश्रा, ये अनुप्रिया पटेल, उसके बाद संजय निषाद, ये सब समाजवादी के साथ थी। अभी बड़े बातें, इतनी शर्म नहीं आती है। अभी 13 सीट पे चुनाव हुए, पता है रिजल्ट क्या था? सब 13 के 13 बीजेपी जीती थी। आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, ऐसे ही मीम्स मेरे पास भी हैं 4-5। नतीजा क्या आया? अच्छा, हर सीट पे बीजेपी का जो जीत का आंकड़ा था वो 2.5 लाख था। भाई मुबारकबाद, रोहित को मुबारकबाद और बीजेपी के प्रवक्ता को 13 की 13 सीटें जीतने की मेरे तरफ से दिली मुबारकबाद और आपको भी मुबारक। सीट अयोध्या की बात हो रही है। ऐसे अगर एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती, ज्यादातर कहीं 6 भी है। अगर हम बात करें तो ऐसे कहें कि कोई एक लोकसभा नहीं जीता है। राजनाथ सिंह लखनऊ नहीं जीते हैं, वो 5 विधानसभा जीते हैं, उनका नाम बताइए। नहीं, अभी बीच में न रोकिए, ये आपके अंदर बहुत कमी है। तारिक खान नहीं, तारिक खान आप मेरा बिंदु समझे नहीं। तारिक खान मैं आप नहीं, तारिक खान आप मेरा बिंदु समझे नहीं। मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद आप बोलिए। मैं कह रहा हूं अयोध्या नाम की इस देश में कोई लोकसभा सीट नहीं है, फैजाबाद नाम की सीट। अब आप बोलिए। मान रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं। जब परिसीमन होता है सीटों का नाम बदलता रहता है, तमाम सीटें। जैसे बगल में मेरे डिस्ट्रिक्ट के एक बगल में सीट है, उसका नाम लोकसभा का नाम पहले वो बलरामपुर थी, फिर श्रावस्ती हो गए, मगर वो जगह किसमें आती है वो अलग की बात है। अब मैं कह रहा हूं अगर ऐसा ही आंकड़ा देख लें तो ये जो चुनाव हुआ है यूपी विधानसभा में, ये जितनी विधानसभा सीटें जीते हैं उन लोकसभा में जो 5 आती हैं वो 167 निकल के आती हैं, और इंडिया गठबंधन 222 सीटें जीता। इस हिसाब से देखें तो इनकी सरकार गिर गई है इनकी सरकार। योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम वो नहीं है? आप जीते, आप हारे, हम कहीं हारे, हम मान लेंगे कि हम हारे, मगर बीजेपी हारी तो क्या हुआ साहब? इनके टास्क फोर्स बनाया बीजेपी ने, उससे कहा रिपोर्ट दो। रिपोर्ट क्या दी उसने कि डीएम ने सपोर्ट नहीं किया। क्या करना था डीएम के सपोर्ट से? बूथ को लूटना था।
बूथ को नहीं लूटने दिया? या बीजेपी के गुंडे सुब्रत पाठक जैसे लोग जो थाने में घुस के कोतवाल को सबको गिरेबान पकड़ के घसीट घसीट के मारते हैं, ये नहीं कर पाए ये लोग। 12 डीएम को योगी ने हटा दिया। क्यों हटाया पता है आपको? और ये इतना चिल्ला चिल्ला के 10 क्यों जीत लेंगे? डीएम के बल पे। डीएम हटाया, एचपी हटा रहे हैं, अपने हिसाब से 12 डीएम को बदला गया, उनको रखा गया है कि किसी तरीके से कुछ करवा के जितवा दो। तभी अखिलेश जी ने कह दिया था बहुत पहले। मैं आ रहा हूँ चारू जी, आ रहा हूँ। बीच में नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता के मैं बीच में नहीं बोला था अशोक साहब, कहिए सब लोग सुने। और जो लोग बताते हैं ना कि 47 से हमको वहां पहुंचाया था, आज राज्यसभा किसकी मेहरबानी पे हो, जरा एक बार दिमाग में सोचा करें, किसकी मेहरबानी पे कैसे पहुंचे, इसलिए कहेगा ये बड़ी गलत आदत है। रोहित जी रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। रोहित जब अभी भाषण दे रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था अशोक भाई, मैं चुप जाता हूँ। इन लोगों को बुलवाइए, बीजेपी वालों को। रोहित जी एक मिनट, ये सुनने की हिम्मत रखे ना भाई, झूठ परोसने से थोड़ी ना काम चलेगा। राज्यसभा हम अपने विधायकों के दम पे जीते हैं, अगर हम आपके दम पे जीते होते तो फिर क्या बात थी? आपने फिर क्यों जीत गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 16 सीटें हम जीत के आए हैं, 16 सीटें लोकसभा की जीत के आए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ओके रोहित जी एक मिनट, रोहित जी एक मिनट, सही है जवाब रुकिए एक मिनट, सही है जवाब रुकिए एक मिनट। नहीं, बालक बुद्धि को सपोर्ट करने वाले सर मेरा सुनिए सर, मेरा सबसे निवेदन है, बालक बुद्धि सर प्लीज रोहित जी, मुझे लगता है ये सब शब्द जो है संसद के लिए रहने देते हैं। मैंने अपने डिबेट में इस तरह के शब्दों का मुझे लगता है कि हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी संसद में जो भी बहस होती है मैं उस पर नहीं जाता। संसद में तो उठा के लोग आजकल जो है कॉपी उठा करके फेंक देते हैं, तो मैं वो भी नहीं चाहता कि वो सब यहाँ पर हो। हम लोग एक अच्छी डिबेट करते हैं। लेकिन मैं एक मिनट रोहित जी रुकिएगा, आप क्योंकि तारिक खान जी बोल रहे थे, उनको मैं पूरा मौका दूंगा। लेकिन तारिक खान जी आपने बड़ी सारी बातें की, चारू जी भी रिस्पॉन्ड करना चाहती थी, लेकिन मैं ये मोटी तौर पर जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने एक सवाल पूछा था, जो सवाल उठा था, क्या कांग्रेस को आप लोग सीट देने जा रहे हैं इसमें? क्या कोई, आम आदमी पार्टी ने तो कहा है कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने यूपी को लेकर कह दिया है। क्या इन 10 सीटों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीटें हैं? इरफान जिनका रद्द हुआ, क्या ऐसे लोग रिपीट किए जाएंगे जो जिनको बाद में जो है आपराधिक मामले चल रहे होंगे और उनको फिर बाद में हटाना पड़ेगा? नहीं, आपराधिक मामले उनकी वाइफ को लड़ाने की बात हो रही है, उनके वाइफ के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। मतलब उनकी वाइफ को लड़ाने की बात हो रही है? नहीं, उनकी वाइफ लड़ सकती हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट हैं। अब लड़ाया किसको जाता है, लड़ाया किसको जाता है, पार्टी इसका निर्णय लेगी। ये अच्छी बात है, लेकिन आपने ये आपने क्लियर किया, ये अच्छी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक मामले थे और उसके कारण उसकी सदस्यता गई, तो अब उसकी सदस्यता जो है बैकडोर से उसको एंट्री कराने के लिए उसकी पत्नी को टिकट दे दी जाएगी। ठीक है, ओके। उसकी पत्नी सह आरोपी है, उसमें सह आरोपी है, नहीं पत्नी भी आरोपी तो सह आरोपी तो गृह राज्य मंत्री भी नहीं थे। ब्रिजभूषण से पूछा था कि नहीं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे भी, मैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का मैंने विरोध किया उनके बेटे को देने का। और आप लोग, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग जब ब्रिजभूषण शरण, मैं तारिक जी आपको आईना दिखा रहा हूं, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को बीजेपी टिकट देती है तब आप लोग छाती पीटते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इरफान की पत्नी को टिकट देता है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी आप लोग यही खेल खेलते हो, आप लोग यही खेल खेलते हो। मुझे, मैं इस खेल में कोई हिस्सा नहीं हूं, ना मैं बीजेपी की तरफ से ना मैं आपकी तरफ से, लेकिन मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा लड़ेगा तब आप लोग छाती पीटेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग जो है एक ऐसे अपराधी जिसकी विधानसभा गई, उसकी पत्नी जो है वो प्रोबेबल्स में है। बहुत बढ़िया बात है, बोलिए। ऐसा है, बिल्कुल। देखिए, पार्टी निर्णय लेगी किसको लड़ाना है। कांग्रेस से जब हमारा पहले गठबंधन हो रहा था तब भी ये कहा जा रहा था कि ये सर फोड़ेंगे एक दूसरे का, गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन भी हुआ। मैंने बार बार कहा है कि बड़े नेता अंडरस्टैंडिंग आपस में बना लेते हैं, साथ में कांग्रेस के मिलके लड़ेंगे, सम्मानजनक सबको सीटें भी मिलेंगी। परफॉर्मेंस क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है। स्वामी मौर्य जो है डिप्टी सीएम, वो भविष्यवाणी करते हैं, वो जोशी हैं। हम समाजवादी लोग साधारण इंसान है, वो बताते हैं ये 2 जीतेगा, ये 5 जीतेगा, उसके बाद खुद हार जाते हैं। उसके बाद खुद हार जाते हैं। तो हम चुनाव लड़ेंगे मेहनत से, जीत हार ये जनता जनार्दन के हाथ में है। अगर जिताएगी तो उनका धन्यवाद करेंगे। ओके, चारू प्रज्ञा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने कई विधायकों के नाम लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये सारी जो हवा बनी
उसमें तो बीजेपी के कई विधायकों के बयान तो थे ही ना, जिसके कारण ये सब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट तो है ही ना लोगों को, ये और ये पार्टी भी मान रही है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी डिस्कम्फर्ट था। ये चीज़ें तो लोग मान रहे हैं ना। अशोक जी देखिए, इस समय क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए उसको डिस्कस करना बार बार चाह रहे थे, जिसको ये इंडी अलायंस की बार बार विन बता रहे हैं। ये कहाँ से इंडी अलायंस की विन है? अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में एक सीट जीतती है तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रही थी? अगर टीएमसी कोई सीट बंगाल में जीती है तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे? तो सच्चाई ये है कि जिस अलायंस को ये बार बार सबके ऊपर थोप के ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने मिलके इतनी सीटें लड़ ली, सच्चाई ये है कि ये ऐसा कुछ कर नहीं पाए। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़े, लेकिन वो हमने भी देखा कि किस तरीके की टिप्पणियां इनके बीच में एक्सचेंज हुई। अखिलेश बोला गया था आपके नेता को, आपका दिल बहुत बड़ा है, अगर मेरे नेता को इस तरीके की बातें बोली जाएं तो मैं तो शायद माफ ना कर पाऊं। लेकिन वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, आपने ओपी राजभर को माफ कर दिया, अब एक मिनट, संजय निषाद को माफ कर दिया। अरे सुनिए सर, अरे सुनिए, सैयद जवाद आपको मौका दूंगा, सैयद जवाद आपको मौका दूंगा। आप अखिलेश पार्टी के नहीं हैं, आप चिरकुट पार्टी के, आपकी पार्टी के लिए चिरकुट पार्टी बोला गया था भाई। आप अखिलेश वाले नहीं, आप चिरकुट पार्टी के नेता। अभी रुकिए आप, आपको मौका दूंगा। आपको चिरकुट बोला गया था सर, आपको मौका दूंगा उस पर। रुकिए, अरे क्यों, मैंने कहा मैं आपको मौका दूंगा। सैयद जवाद आराम से अपनी बात रखिएगा। आपको चिरकुट कहा था, आपको अखिलेश नहीं कहा था, आपकी पार्टी को चिरकुट कहा गया था। आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, चारू जी की बात पूरी हो जाए, रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। चारू जी बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी, तो वहां से तो मैं एक तो ये पुरानी चीजें मैं इनके पर्सपेक्टिव में डालना चाहती हूँ। अच्छा, सेलेक्टिवली ये हर चीज कोट करते हैं, ये हमको ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे लेकिन महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव के नतीजे नहीं बताएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे जीती है, 11 सीटों पे जीती है, तो ये वाले नतीजे वो नहीं बताएंगे। अगर आप एक नेशनल अभी जो सैयद जवाद आप इतना अधीर क्यों हो जाते हैं भाई? सैयद जवाद आप इतने अधीर क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ख्याल ही अच्छा है, पहला ही अच्छा लग रहा है। हाँ, जब आप कहते हैं, सुनिए, अरे बाबा, जब आप एक मिनट चारू, भाजपा के प्रवक्ता एक मिनट रुकिए सर, आप लोग ना ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए सैयद जवाद, जब चारू जी बोल रही थी आप भी दिल बहला लीजिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तब बाकी लोग भी दिल बहला रहे थे। तो सबका अधिकार है ना, सिर्फ दिल बहलाने का अधिकार जो है बाकी लोगों का थोड़ी कि आपकी बातों से दिल बहलाएं, बाकी की बातों से दिल लगाएं। रुकिए सर, रुकिए आप रुकिए। अरे सैयद जवाद, अब आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा आराम से मैं आपको मौका दूंगा, मत करिए ऐसा। चारू पे क्या, देखिए सवाल ये नहीं है कि 13 का, वो उनका अपना नैरेटिव है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन दोनों नैरेटिव की लड़ाई ज्यादा लड़ी जाती है। 13 वो आ गए, एमएलसी 10 आ गए। मुझे तो ये भी लगता है कि ये भी, मैं आज डिबेट कर रहा हूँ क्योंकि अब 10 सीटों पर सबको अपनी ताकत दिखे हैं, लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि 10 सीटों को भले ही राजनीतिक विश्लेषक कह दें कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन ऐसा बार बार होता है। 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कुछ होंगे, उसके बाद 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कुछ होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे। हर चुनाव अपने आप में सेपरेट होता है, इसलिए वो नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कहते रहो कि हम यहाँ जीते हैं, वहां जीते हैं, 13 सीटें ये हार गए, इससे नहीं होता। लेकिन मूल सवाल जो है, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो आपके लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर तो आपको चिंता करनी पड़ेगी ना, आपके विधायक ही अगर सवाल उठा रहे हैं तो। जी अशोक जी, देखिए मैं जो बात कहना चाह रही थी, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता टोकने और परेशान होने लगे, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर एक पार्टी है जो सरकार बनाने के बाद भी समीक्षा बैठक करती है, और इनकी पार्टी वो है जो हार जाने के बाद भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे सरकार बना लिए हो। इनके पिछले 3 चुनाव में मिलाकर इतनी सीटें नहीं आई हैं जितनी इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटें आई हैं और तीसरी बार सरकार बनाई गई है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात होती है। कोई बच्चा 99 अंक लाकर ऐसे सोचता है वो 99 100 में से आ गए हैं, और जिसके 100 में से 100 नहीं आते वो परेशान हो जाता है। वो तो अपने अपने परसेप्शन की बात है, कांग्रेस अपने हिसाब से चलती है। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं कि जो डिस्कशन चल रहे हैं, देखिए चुनाव में हारने के बाद
किसी सीट को अगर हम हार जाएं या किसी प्रदेश को हम कभी हार जाते हैं, हम कमी जनता में नहीं निकालते, हम कमी इलेक्शन कमीशन में नहीं निकालते, हम कमी ईवीएम में नहीं निकालते, हम अपनी समीक्षा कहते हैं और हम जनता के सामने हाथ जोड़ के सर झुका के कहते हैं इस बार जो कमी रह गई तो हम माफी चाहते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं और अगली बार हम ज्यादा मेहनत करेंगे। अब इन पार्टियों का हाल देख लीजिए, अभी यहाँ पर आप पूछ के देख लीजिए, हर चुनाव की हार के बाद ये कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने के लिए किसी ना किसी और को जिम्मेदार ठहराने के लिए चले फिरते रहते हैं। सेलिब्रेशंस जब खत्म हो गया तब ये ईवीएम पर आए हैं। इस चुनाव में भी इन्होंने यही हरकत करी है और ये हरकत इनकी रुकती नहीं है। ओके, तो सैयद जवाद, सवाल तो ये जायज है, ये दो चीजें तो बड़ी जायज है। आप लोग 99 सीटें जीत करके और 7 सीटें यूपी में जीत करके आपको ऐसा लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में बड़ी वापसी कर रहे हैं। 99 सीटें जीत कर आपको लगा कि आपने जो है जैसे चुनाव बिल्कुल फतह कर लिया। और दूसरी बात है, मैं फिर कहता हूं उत्तर प्रदेश में ये जरूर आप 7 सीटें जीते हैं और आपको 7 सीटें अखिलेश यादव के साथ जो आपने गठबंधन किया कांग्रेस ने, उसका फायदा मिला। लेकिन आज भी अगर देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है। फिर आप लोग जो है इन 10 सीटों के लिए आप इस भरोसे है कि समाजवादी पार्टी 1-2 सीटें दे देगी तो आप जीत जाएंगे। अकेले लड़ेंगे तो आप एक भी सीट नहीं जीत सकते, ये तय है। नहीं तो अब आप बताइए फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ जो इनका गठबंधन है वो क्या है? अरे बाबा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार के साथ अब जो बात हुई अब दूर तक जाएगी बात अशोक। आप ले जाइए, आपकी आदत है दूर तक, इतनी दूर तक ले जाते हैं कि हम लोग जो है अमेरिका के चुनाव पे ना पहुंच जाए। इतनी दूर तक मत ले जाइएगा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की बात ले जाइए, दूर ले जाइए। बिहार तक लेकर के जाएंगे, हम बिहार तक लेकर के जाएंगे, नीतीश कुमार साहब के लेकर के जाएंगे। ले जाइए, अच्छा ले जाइए। आपको समय दिया है 2 मिनट, जहां तक ले जाना है ले जाइए। नहीं, एक मिनट रोहित जी 1 मिनट, उनको ले जाने दीजिए। बोलिए थोड़ी ना जो पलट जाएंगे, बोलिए। चवन्नी थोड़ी ना जो पलट जाएंगे, आप तो हमारे बड़े भाई हैं। देखिए क्या है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ये कहा था कि नीतीश बाबू और ललन सिंह के लिए स्पेशली कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। फिर पता नहीं कौन सी रौनकें आई, फिर कौन सी मजबूरियां आई कि गठबंधन भी साथ में करा, दरवाजे क्या पूरे दोनों बाहें बना के ले लिए गए। तो ये दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कर रहा, एक तरफ इंडिया अलायंस के लोग हैं, एक तरफ एनडीए अलायंस के लोग हैं, सभी का हम सम्मान करके चलते हैं। आपसे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि अच्छा संवाद बना करके चलिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है तो मजबूरन लोग खड़े होंगे और आपको जवाब देंगे। आप देख लीजिए, और अभी आपको नुकसान होगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको नुकसान जो है हरियाणा में भी होगा, उसके बाद आपको महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी जैसे लोग खड़े होकर के ऐसे बयानवीर बन करके ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश का भी नुकसान हो रहा है। उस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 जो है विधानसभा के ऊपर उपचुनाव होंगे और आगे भी कई जगह उपचुनाव होंगे, लेकिन बावजूद इसके मैं बहुत देर से समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप पॉइंट ये समझिए कि आप जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रही थी कि फलाने ने ये बोला और उसने ये बोला और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बोला, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जिनके साथ आपका गठबंधन है, आपने भी उनके लिए खूब बोला और उन लोगों ने भी आपके लिए बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास अपनी पार्टी के बारे में बोलने के लिए एक बयान नहीं है क्या? किसकी हार है? उनके सुनिए, मैंने तो ओके हमारी पार्टी को डिस्कस कर रहे हो, धन्यवाद। ओके, बताओ 10 में से कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? सुनिए, शांति से रखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव ये बताओ 10 में से कितनी सीट पर आपकी पार्टी के साथ था? ओके, सैयद जवाद मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस ना उत्तर प्रदेश में 3 में है ना 13 में, आप उसको जो है बिहार ले गए, आंध्र प्रदेश ले गए। और जो चारू जी कह रहे हैं बात सही है, जब से डिबेट शुरू हुई आपने कांग्रेस छोड़ करके बाकी सब पार्टियों की बात करी। मैंने अभी भी पूछा आपसे, कांग्रेस को स्पेसिफिक लेके सवाल पूछा, लेकिन आपको जितना समय दिया उतने समय में आपने बिहार, तेलंगाना सब डिस्कस कर लिया। लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद रोहित जी और उसके बाद तारिक जी के पास आऊंगा। ब्रेक के बाद मैं उधर जाऊंगा क्योंकि मैंने 2 मिनट आपको दिए, 2 मिनट आप दूसरी पार्टियां डिस्कस करते रहे, तो आपने मेरी बात पे मोहर लगा दी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में। मैं
रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलो, दो टूक आप देख रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब 10 पर दाव लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जो है वहां पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन एक खबर मैं रोहित जी आपसे भी इस बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि जो मैंने कांग्रेस से पूछा, एक खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी ये कह रही है कि भाई जितने अभी चुनाव हुए उसमें जो सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए जो है 10 की 10 सीटें बीजेपी कह रही है कि हम पूरे दम से लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो 10 की 10 सीटें हमें लड़ाई जाए। देखिए अशोक जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अकेले नहीं उतरने जा रही है। इस चुनाव में एनडीए उतरेगा और एनडीए हर सीट के ऊपर भागीदारी होगा। जब आप गठबंधन करते हो तो एक दूसरे के पूरक होते हो और एक दूसरे का सम्मान करते हो। राष्ट्रीय लोकदल की मीरापुर सीट है जो कि खाली हुई है और राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल ही उस पर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आने वाला समय बता देगा। हमारा गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जो एक दूसरे के पूरक भी नहीं है और एक दूसरे के लिए सिर्फ काट ढूंढ रहे हैं कि कब और किसके ऊपर छुरा चलाएं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इनके ऊपर छुरा चला दिया। मैं आपको, अभी दोनों प्रवक्ता पूछ रहे थे राष्ट्रीय लोकदल की क्या हैसियत है, मैं आज ही का एग्जांपल दे देता हूं। कर्नाटक सरकार ने एक तानाशाही अभी एक फैसला दिया था कि देश को क्षेत्रवाद में बांटने का काम किया था। उन्होंने 100% रिजर्वेशन कर दिया था उद्योगों में कर्नाटक के, कि कर्नाटक के ही लोगों को सिर्फ वहां पे नौकरी मिलेगी, कोई बाहर का राज्य का व्यक्ति वहां पे नौकरी नहीं ले सकता। उसका विरोध माननीय जयंत चौधरी जी ने आज सुबह किया और उसको सरकार को अपने घुटनों के बल वापस उस फैसले को लेना पड़ा। तो ये ताकत है राष्ट्रीय लोकदल की, ये ताकत है माननीय जयंत चौधरी जी की। इसलिए ये जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये जाके अपने नेताओं से पूछे कि राष्ट्रीय लोकदल की ताकत क्या है। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह का हाथ पकड़ के उनको नेता बना दिया था। मुलायम सिंह गिड़गिड़ाते हुए आए थे चौधरी साहब के पास कि कांग्रेस मेरी हत्या करा देगी, तब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था और उनकी जान बचाने का काम किया था। इन्होंने 1979 में चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देने का काम किया था और सत्ता हथियाने का काम किया था। आज ये राष्ट्रीय लोकदल की हैसियत पूछते हैं। जिसका उपज ही जिस दल की हमारी बीजों पे हुई हो, वो अगर हमारी हैसियत पूछे तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और उससे ज्यादा दुखद दल और कोई नहीं हो सकता। ओके तारिक खान जी, मैं फिर आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये 10 मुहर्रम का दिन है, काहे हंस रहे हो? मातम का दिन है, हंसो मत। मातम का दिन है तारिक खान, हंसो मत। मुहर्रम का दिन है, तारिक खान भाई धार्मिक टिप्पणी मत करवाइए अशोक भाई। बिल्कुल ठीक है, धार्मिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नहीं धार्मिक सुनिए, आज की मेरी डिबेट जो है ना, क्योंकि ये आज की मैं धार्मिक मुद्दों पर डिबेट करने में मुझे कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है अगर धर्म के ऊपर कोई आफत आती है, कोई आक्रमण करता है, अगर राहुल गांधी जैसे नेता ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक है, तो मैं उस पर डिबेट करता हूं खुलकर। लेकिन आज का मेरा विषय नहीं है, इसलिए आज इसको हम छोड़ देते हैं। जी, मुहर्रम के दिन अगर इस तरीके से नहीं कोई बात नहीं। अरे सर वो निजी हो जाएगी, छोड़ दीजिए प्लीज। निजी ऐसा होता है कि पहली बात तो मेरे बीच में आपके अलावा कोई न बोले तो अच्छा है, आपका अधिकार है। बाकी लोग पूछ जाते हैं क्योंकि मिर्ची लग जाती है बहुत। देखिए सर, मैं कोशिश करता, मैं सैयद जवाद को भी रोकने की, रोहित जी को, सबको रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका पालन करता हूँ। जैसे मुझे कुछ भी कहें, मेरी पार्टी को कुछ भी कहें, लेकिन बोलिए सर, मेरे पास समय कम है। जल्दी, ये कमी है लोगों में, सीखें थोड़ा सा। खैर, मैं ये कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे अब गुंडाई सीख नहीं पाएंगे। रोहित जी प्लीज जंपिंग अगेन।
तो मैं ये कह रहा था कि अभी कह रहे थे कि अब एनडीए गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। अरे भैया, लोकसभा में कहा क्या कर रहे थे चेस खेलने आए थे, मिलके चेस खेला, 2-4 शतरंज की चालें चली मोदी जी ने, जयंत जी ने, उसके बाद चले गए। भाई खुदा, अब जा रहे हैं। ये क्या है भाई, आप तब भी साथ में लड़े थे, आप अब भी साथ में लड़े हैं। अब साथ में लड़ने का नतीजा क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 10 सीट का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है वो हमारे भी सामने होगा, आपके भी सामने होगा। ठीक, कौन दूर है, कौन दूर है? हम सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हम तो दिन रात तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये करती है, वो करती है। भाई, समाजवादी पार्टी लगातार अपने 10 जो विधानसभा खाली हुई हैं उसमें चुनाव की तैयारी कर रही है। और एक बात, 10 सेकंड और जी, जल्दी, 10 सेकंड और, मैं भूल गया था, मेरे जहन में नहीं था कि अभी ये बात हो रही थी कि किसी ने किसी को क्या कहा। देखिए, राजनीतिक पार्टी के लोग एक दूसरे को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं, फिर मिल भी जाते हैं। उससे हम भी नहीं अछूते हैं, बीजेपी भी नहीं अछूती। मगर जब आप इसको छेड़ेंगे तो आप मेरी तरफ 10 बात कहेंगे, मैं 20 याद करके रखी। ठीक है, ठीक है। देश का सबसे झूठा आदमी नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का सबसे झूठा आदमी योगी, ये बात ओपी राजभर ने कही थी, जिसके साथ आप हैं सरकार में और मंत्री बनाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भी मत भूलिए, आज हम जिस सिर्फ फुटबॉल को लेकर जो विपक्ष कह रहा है, जो अखिलेश यादव कह रहा है, जिसके संदर्भ में आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये भी मत भूलिए आपकी पार्टी में भी ये हाल थी कि पिता और पुत्र के बीच सिर्फ फुटबॉल हो गई थी। आपकी पार्टी में चाचा भतीजे में सिर्फ फुटबॉल हो गई थी। ये कहा जाता है अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को पार्टी से जो और सरेआम जो है बेइज्जत कर दिया था। तो ये सब भी हुई थी, इसलिए मैं डिटेल में इतिहास में नहीं जा रहा। रोहित जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए, मुझे बिल्कुल अंत करना है, 30 सेकंड सिर्फ। नहीं, जिस तरीके से तारिक खान धार्मिक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरीके से तारिक खान आज धार्मिक मखौल बना रहे हैं, मुहर्रम के दिन ये हंस रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनको संभलना चाहिए। और जिस तरीके से मजाक बना रहे हैं धर्म का, ये शोभा नहीं देता। चलिए, शोभा नहीं देता तारिक खान। राजनीति करो पर धर्म पे टिप्पणी नहीं। इसको हम छोड़ देते हैं। मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे धर्म के ऊपर अगर कोई हल्के बयान करेगा, मुझे उस पर टिप्पणी करने में, उस पर चर्चा करने में कोई एतराज नहीं है। मेरा आज का विषय नहीं था, लेकिन जब धर्म की बात आई तो एक बात बता दूं, आज असम के मुख्यमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि असम में जो 12-14% मुस्लिम थे, आज वो 40% कई जगह हो चुके हैं। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर घुसपैठियों की तरफ उन्होंने इशारा किया था। मौका लगेगा तो इस पर हम ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सीटें इंपॉर्टेंट रहेंगी और इन 10 सीटों पर जो भी चर्चा होगी, जो भी कुछ उठापटक होगी, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।